अध्याय 4.1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ज्यामिति का एक लंबा और शानदार इतिहास है। शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से बना है। प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माण में इन अवधारणाओं को और उजागर किया। बिंदु कागज पर अंकित लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु एक स्थिति या अवस्थिति निर्धारित करता है। ए, बी, सी इन बिंदुओं को बिंदु ए बिंदु, बी और सी बिंदु पढ़ा जाता है। रेखाखंड एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। एक रस्सी के दोनों सिरों को कसकर पकड़ना एक रेखाखंड को दर्शाता है। ए और बी रेखा जब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा दोनों तरफ अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है, इस पर असंख्य बिंदु होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु को उभयनिष्ठ रूप से प्रतिच्छेद करती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे L1 है और L2 है। L1 और L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि P और Q। P और Q रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। P समानांतर Q। किरण किसी किरण रेखा का ही एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होता है जिसे प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट कहते हैं और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। प्रश्नावली 4.1 संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। 5 बिंदु। तो 5 बिंदु क्या है? DEO BC F 5 बिंदु DE हो गया और B हो गया, C हो गया, DEO और BC। एक रेखा, तो रेखा जो है F हो गया। 4 किरणें, एक F किरण हो गया, B किरण हो गया, C किरण हो गया और D किरण हो गया। 5 रेखाखंड, F रेखाखंड हो गया, B रेखाखंड हो गया, C रेखाखंड हो गया और D रेखाखंड हो गया। 2 3 और E रेखाखंड हो गया। आंसर DEO और BC ये 5 बिंदु हो गए और DE और DE एक रेखाखंड हो गया, DO 2 रेखाखंड हो गया और 2 रेखा हो गया और DB 3 रेखा हो गया और OD 4 रेखा हो गया, OB 5 रेखा हो गया और EB 6 रेखा हो गया। C 4 किरणें, तो OC एक किरण हो गया, OF एक किरण हो गया 2, OD
एक किरण हो गया 3, और ई डी एक किरण हो गया 4, 5 रेखाखंड ओ डी, ठीक, डी ई, ठीक, और ओ ई, ठीक, ओ सी, ओ बी और ओ एफ रेखाखंड हो गया। संलग्न आकृति के दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रकारों के नाम लिखिए। जैसे ये ए बी सी डी है तो आंसर ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, बी ए, तो सी डी, सी बी और सी ए, इसी तरह से डी ए, डी बी, डी सी। संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ए से होकर जाने वाली रेखा वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। रेखाएं जिस पर बिंदु ई सम्मिलित है। ए से होकर जाने वाली रेखा वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ए हो गया एफ ई, और ए बी, ए ई और ई ए, ए बी, डी ई और बी डी और ए ई, सी बी, बी ओ, सी बी, बी ओ और सी ओ, ए बी एंड सी ओ, ए बी एंड ई एफ। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु, 2 बिंदु, एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। ए बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। पी क्यू रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर स्थित है। ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। हाँ, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। क्यू एम और ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। एम एन पर स्थित बिंदु है, सत्य है। एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है, सत्य है। एम एन रेखाखंड एम एन के अंतः बिंदु हैं, सत्य। ओ एल और ओ पी के अंत ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंतः बिंदु हैं, असत्य है। एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंतः बिंदुओं में से एक बिंदु है। क्यू ओ के दोनों अंतः बिंदुओं में से एक बिंदु का रेखा एक बिंदु है, सत्य है। एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, असत्य। किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। पी किरण क्यूपी से भिन्न है, सत्य है।
किरण OP वही है जो किरण OM है, असत्य है। किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है, असत्य है। ओ किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, असत्य है। N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है S। वक्र, पेंसिल से खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं वक्र कहलाती हैं। आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं, पर गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, ये वक्र है। ये ओपन कर्व है और ये क्लोज्ड कर्व है। ये ओपन कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है। एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं। वक्र का अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर, और एक हो गया वक्र की बाउंड्री, परिसीमा, और एक हो गया वक्र का एक्सटीरियर यानी बहिर्भाग। बहुभुज, पॉलीगन्स। एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। भुजाएं, साइड्स। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। बहुभुज AB CDE की भुजाओं के नाम क्या हैं? नाम क्या है? एक हो गया AB हो गया, एक हो गया BC, एक CD और एक DE और एक EA। ये रेखाएं हैं, भुजाएं हैं। शीर्ष, वर्टिक्स। 2 भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। भुजाएं AE और ED बिंदु E पर मिलती हैं। भुजाएं AE और ED भुजाएं बिंदु E पर मिलती हैं, इसलिए E बहुभुज ABCDE का एक शीर्ष है। B और C इसके अन्य 2 शीर्ष हैं। B और C इसके अन्य 2 शीर्ष हैं। आसन्न भुजाएं, एडजासेंट साइड्स। कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंतःबिंदु हो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। AB और BC आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न शीर्ष बहुभुज की एक ही भुजा के अंतःबिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे ED आसन्न शीर्ष हैं। जो शीर्ष आसन्न नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। संलग्न आकृति में रेखाखंड AC और AD और BD और BE और CE बहुभुज के विकर्ण हैं। प्रश्नावली 4.2। नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ये तो खुली वक्र है और ये बंद वक्र है, ये भी खुली वक्र है। बंद वक्र है, बंद वक्र है। स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। ये खुली वक्र हो गया, ये बंद वक्र हो गया। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को
छायांकित कीजिए। तो ये बहुभुज हो गया और इसके बीच को इंटीरियर को जो है छायांकित कर दीजिए। संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यह एक वक्र है? जी हाँ, यह एक वक्र है। क्या यह बंद है? हाँ, यह बंद है। रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, केवल रेखाखंड से बनी हुई खुली वक्र दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, तीन साइड्स, दो साइड्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, दो भुजाओं वाला बहुभुज नहीं बन सकता है, तीन साइड का ही बनेगा। कोण, जब दो किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं हो तो वह एक कोण कहलाते हैं। जैसे ये उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। भुजाएं, आर्म्स या साइड्स, कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाती हैं। कोण का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। संलग्न आकृति में किरण OP और OQ से बने एक कोण को दर्शाया गया है। कोण को दर्शाने के लिए एक छोटे वक्र का प्रयोग किया गया है। O इस कोण का शीर्ष है। नोट, BA की परिसीमा लेकर उस भाग को छायांकित कीजिए जिस ओर BC स्थित है। ध्यान दें कि अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है। BA को परिसीमा लेकर उस भाग को छायांकित कीजिए जिस ओर BC अवस्थित है। ध्यान दें कि अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है। नोट, संलग्न आकृति में X कोण के अभ्यंतर में स्थित है, X कोण के अभ्यंतर में स्थित है। Z कोण के अभ्यंतर में स्थित नहीं है, यह कोण के बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु S स्वयं कोण PQR पर स्थित है, अतः कोण से संबंधित भी तीन क्षेत्र होते हैं। प्रश्नावली 4.3, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो कोण DAB, कोण DAB हो गया कोण, और एक कोण ABC हो गया, और एक कोण BCD हो गया, और एक कोण CDA हो गया। संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है, कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है, कोण EOF पर स्थित है। आंसर, कोण DOE की अभ्यंतर स्थित है, DOE के अभ्यंतर A स्थित है। और B, कोण EOF के बहिर्भाग में ACD स्थित है, ACD स्थित है। कोण EOF पर स्थित है BEFO। दोनों कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। त्रिभुज,
एक त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। वास्तव में यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। संलग्न त्रिभुज ABC के लिए सांकेतिक रूप में कोण ABC लिखते हैं। त्रिभुज ABC लिखते हैं। त्रिभुज ABC में कितनी भुजाएं हैं? इसमें कितने कोण हैं? इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, AB, BC और CA। इसके 3 कोण हैं, कोण BAC, कोण BCA, कोण ABC। बिंदु AB और C इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। AB और C शीर्ष कहलाते हैं। एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर होता है। संलग्न आकृति में P त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है और R त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है और Q स्वयं त्रिभुज पर स्थित है। प्रश्नावली 4.4 त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है और या बहिर्भाग में स्थित है। A त्रिभुज के ना ही अभ्यंतर में स्थित है और ना ही बहिर्भाग में स्थित है। यह एक शीर्ष है। संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। 7 कोणों के नाम लिखिए। इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। किन 2 त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है? पहला 7 कोणों के नाम है, तो सबसे पहले तो ABC हो गया और ABD हो गया, ADC हो गया और दूसरा इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 6 रेखाखंडों के नाम नहीं, पहले तो यही A वाला है। ADB हो गया क्या, ADC हो गया, ABD हो गया, कोड ABD, कोड ACD हो गया, कोड BAD हो गया और कोड CAD हो गया, कोड BAC हो गया। C AB हो गया। किन 2 इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो AB हो गया, एक AC हो गया, एक AD हो गया, एक BD हो गया, एक DC हो गया, एक CA हो गया। D कोड B बराबर कोड त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। इसकी 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। जिस क्रम में चतुर्भुज के शीर्षों के नाम लिखे जाते हैं, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, DA है तथा इसके 4 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। आसन्न भुजाएं किसी चतुर्भुज ABCD में A और B और B और C आसन्न भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं ऊपर चतुर्भुज में AB और DC सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख कोण कोण A और कोण C चतुर्भुज की सम्मुख कोण है। आसन्न कोण कोण A और कोण B आसन्न कोण है। 4.5 प्रश्नावली 4.5
चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इसके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? PQRS का एक चित्र खींच दिए। ये ओ जो है इंटीरियर हो गया। इस प्रकार से विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। अब चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए, बताइए। सम्मुख भुजाओं के दो युग्म एक KL हो गया और एक KLNM हो गया और एक LM और KN हो गया। KLNM और एक KN और LM हो गया। दूसरा, सम्मुख कोणों की दो युग्म एक KM कोण K और कोण M हो गया और एक कोण L और कोण N हो गया। आसन्न भुजाओं की दो युग्म हो गया, तो भुजाओं के तो KN एक हो गया और MN एक हो गया। इसी तरह से KL एक हो गया और LM एक हो गया। आसन्न कोणों के दो युग्म बताइए, तो कोण K हो गया, कोण N हो गया और कोण M हो गया, कोण L हो गया। खोज कीजिए। पट्टियाँ और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ? क्या त्रिभुज के दृढ़ आकृति है? क्या कारण है कि विद्युत टावरों जैसी संरचनाओं में त्रिभुज जीवित आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुज आकारों का नहीं? जब हमने कागज की पट्टियां की सहायता से एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज बनाया, फिर हमने उनके एक शीर्ष को दबाया, तो हमने यही पाया कि त्रिभुज के शीर्ष पर ठीक से बल नहीं लग पा रहा है, जिससे कि उसकी आकृति दृढ़ है, जबकि चतुर्भुज में उसके शीर्ष पर बल लगाने पर उसका एक शीर्ष नीचे की ओर गिर जाता है। कारण है कि इलेक्ट्रिक टावर्स जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है, जैसे पहिया, चूड़ी, सिक्का इत्यादि। वृत्त के भाग, पार्ट्स ऑफ सर्किल। संलग्न ABPM वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं। आप देखेंगे कि CA, CB, CP और CM है। अच्छा, त्रिज्या, रेडियस इसको बोलते हैं। प्रत्येक रेखाखंड जैसे CA हो गया, CB हो गया, CP हो गया, CM हो गया, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है। नोट, इसी आकृति में CP और CM ऐसी त्रिज्याएं हैं जो कि बिंदु PCM एक ही रेखा में है। रेखाखंड PM वृत्त का एक व्यास है। PM जो है वृत्त का एक डायमीटर है, व्यास है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। जीवा, कोड, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है।
पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला कोड जो है जीवा कहलाता है। अच्छा, इस प्रकार पीबी वृत्त की एक जीवा है, चाप। वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। यदि P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु हैं तो उसको चाप PQ प्राप्त होगा। हम इसे PQ से व्यक्त करते हैं। त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, एक त्रिज्या खंड कहलाता है। ये वृत्त खंड हो गया, ये त्रिज्या खंड हो गया। वृत्त खंड, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्त खंड कहलाता है। परिधि, सरकमफेरेंस। एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के अनुदिश एक बार रखकर धागे की लंबाई को मापिए। धागे की यह लंबाई उस वस्तु के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। वृत्त की अनुदिश चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। अर्धवृत्त, जब किसी वृत्त को हम दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त कहलाता है। प्रश्नावली 4.6 संलग्न आकृति देखकर लिखिए। वृत्त का केंद्र 3 त्रिज्याएं। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। 3 त्रिज्याएं, OA हो गया, OB हो गया और OC हो गया। एक व्यास, तो A और C हो गया एक व्यास, और जीवा E और D हो गया, एक जीवा ED हो गया, और अभ्यंतर में दो बिंदु, एक O हो गया, एक P हो गया, बहिर्भाग में एक बिंदु Q हो गया, एक त्रिज्या खंड B, त्रिज्या खंड, तो OAB हो गया और OBC हो गया, OAB हो गया और एक हो गया ED, नहीं OAB ही हो गया त्रिज्या खंड, और एक वृत्त खंड ED वृत्त खंड हो गया। एक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। एक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होती है। हाँ, एक वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी नहीं होती है। गलत। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। उसका केंद्र O हो गया, एक त्रिज्या OA हो गया, और एक व्यास AB हो गया, एक त्रिज्य खंड OAC हो गया, और उसकी एक वृत्त खंड ED हो गया। के अभ्यंतर में एक बिंदु O हो गया, बहिर्भाग में एक बिंदु Q हो गया, और एक चाप AE हो गया। सत्य या असत्य बताइए। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ,
वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। हाँ। अध्याय 5.1 प्रारंभिक आकारों को समझना। रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से त्रुटि हो सकती है। एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? रूलर के मोटापे के कारण हमें माप में कुछ त्रुटियां मिल सकती हैं, जबकि डिवाइडर से मापने से हम एक्यूरेट लेंथ प्राप्त होता है। कोई रेखाखंड ए बी खींच दिए और ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ठीक है, ले लिया। ए बी और बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। तो ए बी हो गया 8 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 3 सेंटीमीटर और सी ए हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या ए बी और ए सी प्लस सी बी हैं? ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी बराबर ए सी प्लस सी बी। तो 8 cm बराबर 5 cm प्लस 3 cm। हाँ, चूँकि सी बिंदु रेखाखंड ए बी के बीच में स्थित है, तो ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है? तो बिंदु बी अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। एजी का मध्य बिंदु है। कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। वो तो हो ही जाएगा। हाँ, डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है क्योंकि ए डी बराबर 3 इकाई और डी जी बराबर 3 इकाई, इसलिए ए डी बराबर डी जी बराबर 3 इकाई। बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है जहाँ और सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है? बी बराबर सी डी क्यों है? चूँकि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी, इसलिए ए बी बराबर सी डी। 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांचिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। साढ़े तीन 3.2 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5.2 5.2 4 4.5 3.9 4 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग उसकी तीसरी भुजा की लंबाई से कभी भी कम नहीं हो सकता है। पॉइंट 2 एक घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है? 1/2 घूर्णन 2 समकोण। 4 से 7 तक पहुंचती है तो 1/4 घूर्णन 1 समकोण।
7 से 10 तक पहुँचती है तो 1/4 गुणन 1 समकोण। 12 से 900 तक पहुँचती है 3/4 गुणन 3 समकोण। 1 से 10 तक पहुँचती है तो 3/4 गुणन 3 समकोण। 6 से 3 तक पहुँचती है तो 3/4 गुणन 3 समकोण। संपूर्ण कोण 360 है और रिजु कोण 180। समकोण जो है 90 डिग्री। घड़ी में प्रत्येक घंटा 30 डिग्री का कोण बनाता है। समकोण राइट एंगल। जब हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलते हैं तो एक समकोण होता है। रिजु कोण। जब हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 2 समकोण चलते हैं तो 180 डिग्री जाते हैं तो वह रिजु कोण होता है, यानी कंप्लीट एंगल। रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। संपूर्ण कोण। जब हम पूरे 360 डिग्री चले जाते हैं तो पूरा एक घूर्णन हो जाता है, इसे संपूर्ण कोण कहलाता है। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी? यदि वह 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें तो 6 पर कहाँ रुक जाएगी? यदि वह 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें तो 6 पर। 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें तो 8 पर। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 पर गुणन करें तो 8 पर। 1/4 गुणन करें तो 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें तो 2 पर। आप किस दिशा में देख रहे होंगे? किसी दिशा में देख रहे होंगे। यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन कर रहे हों तो पश्चिम में। पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में सही 1/2 गुणन करें तो पश्चिम में ही। पश्चिम की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करें तो उत्तर में। दक्षिण की ओर देख रहे हों और 1 घूर्णन करें दक्षिण में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें तो हमें एक घूर्णन का 3 भाग जाना पड़ेगा। दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें तो 3 भाग। पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें तो 2 भाग। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब वह 3 से 6 तक पहुंचती तो 1/4 1 समकोण। 2 से 8 तक पहुंचती तो 1/2 2 समकोण। 5 से 11 पहुंचती है तो 1/2 2 समकोण। 10 से 1 पहुंचती है तो 1/4 1 समकोण। 12 से 9 तक पहुंचती है तो 3/4 3 समकोण। 12 से 6 तक पहुंचती है तो 1/2 2 समकोण। आप कितने समकोण घूम जाएंगे? यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं तो 1 समकोण। उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की
वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं। 3 समकोण। पश्चिम की ओर देख रहे हों और पश्चिम की ओर घूम जाएं तो 4 समकोण। दक्षिण की ओर घूम रहे हों और उत्तर की ओर घूम जाएं 2 समकोण। घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और 1 समकोण घूम जाए तो 9 पर, 8 से 2 समकोण घूम जाए तो 2 पर, 10 से 3 समकोण घूम जाए तो 7 पर, 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए तो 7 पर ही। न्यून कोण। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण। यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा और एक त्रिज्य कोण से छोटा होता है तो वो अधिक कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण। एक ऋजु कोण से बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। प्रश्नावली 5.3 निम्न को सुमेलित कीजिए। ऋजु कोण 1/2 घूर्णन, समकोण 1/4 घूर्णन, अधिक कोण 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन। प्रतिवर्ती कोण 1/2 घूर्णन से अधिक और न्यून कोण 1/4 घूर्णन से कम। निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ये जो है न्यून कोण है, ये जो है अधिक कोण है, ये जो है समकोण है, ये जो है प्रतिवर्ती कोण है, ये ऋजु कोण है और ये जो है न्यून कोण है। कोण का माप। हम अपने इस माप को अंश माप कहते हैं। एक संपूर्ण घूर्णन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग का एक अंश डिग्री कहलाता है। हम 360 अंश कहने के लिए 360 डिग्री लिखते हैं। यह वक्रीय होता है चांदा तथा इसको 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार चिन्ह दाईं ओर से प्रारंभ करके बाईं ओर तक 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लगे होते हैं। प्रत्येक भाग का एक अंश डिग्री होता है। प्रश्नावली 5.4 निम्न के क्या माप हैं? एक समकोण है और एक ऋजु कोण है। बताइए। सत्य और असत्य। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम है, सत्य है। एक अधिक कोण का माप कम है 90 डिग्री से, यह सत्य है। एक प्रतिवर्ती कोण का माप कम है 180 डिग्री से, तो सत्य है। नोट, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन। एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री है, सत्य है। यदि m कोण A बराबर 53 डिग्री और m कोण B बराबर 35 डिग्री है तो कोण m कोण A जिससे बड़ा है, m कोण A ग्रेटर देन m कोण B है, सत्य है। निम्न के माप लिखिए। कुछ न्यून कोण
35 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री। कुछ अधिक कोण 100 डिग्री, 110 डिग्री, 145 डिग्री। निम्न कोणों को चांदी से मापिए और उनके माप लिखिए। तो ये 45 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 160 डिग्री, ये 60 डिग्री यानी 140 डिग्री। किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। कोण ए का माप 40 डिग्री, कोण बी का माप 65 डिग्री। निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए फिर माप द्वारा पुष्ट कीजिए। 40 डिग्री, 50 डिग्री। न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है न्यून कोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक है अधिक कोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के बराबर है ऋजु कोण होता है। यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के योग के बराबर है तो प्रत्येक कोण न्यून कोण कहलाता है। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर होता है तो इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण अधिक कोण है। नीचे दी आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। 40 डिग्री, 120 डिग्री और 160 डिग्री। नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री। मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। कोण AOC, पहले तो कोण AOB 50 डिग्री न्यून कोण है। कोण AOC 135 डिग्री अधिक कोण है। कोण BOC 80 डिग्री न्यून कोण है। कोण DOC 70 डिग्री न्यून कोण है। DOA 145 डिग्री अधिक कोण है। कोण DOB 180 डिग्री ऋजु कोण है। लंब रेखाएं परपेंडिकुलर। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NO लंब रेखाएं AB। अंग्रेजी का अक्षर T भी एक लंब रेखा है। लंब समद्विभाजक, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उस रेखाखंड पर लंब होता है और उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार MN रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है तथा दो बराबर भागों में बांटती है और उस पर लंब भी है। प्रश्नावली 5.5 निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? मेज के ऊपर री सिरे की आसन्न भुजाएं लंब हैं। 90 डिग्री। रेल पथ की पटरियां लंब नहीं हैं। अक्षर L बनाने वाले रेखाखंड लंब है। अक्षर B बनाने वाले रेखाखंड लंब नहीं है।
मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए प्रतिच्छेद करते हैं। कोण पी ए वाई की माप क्या है? 90 डिग्री। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। इनके कोनों पर बने कोणों की माप क्या है? क्या इनमें से कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? पहला सेट स्क्वायर 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। दूसरा सेट स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इन दोनों स्क्वायरों में 90 वस्तुनिष्ठ 90 उभयनिष्ठ है। इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल रेखा एम पर लंब है। एम पर लंब है। एम है ये, एल जो है लंब है। हाँ, क्या सी ई बराबर ई जी? हाँ, दोनों दो इकाई माप रहे हैं। क्या रेखा पीई रेखा खंड सी जी को समद्विभाजित करती हैं? हाँ, समद्विभाजित करती हैं, क्योंकि सी ई बराबर ई जी है और पीई के समानांतर है। कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक हैं। तो डी एफ और सी जी और बी एच। क्या निम्नलिखित सत्य है? ए सी ग्रेटर देन एफ जी? हाँ, ए सी ग्रेटर देन एफ जी एस। सी डी बराबर जी एच? हाँ, सत्य है। बी सी बराबर ई एच? गलत है। ई एच। बी सी बराबर ई एच? हाँ, सत्य है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। विषमबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। न्यून कोण, अगर त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि त्रिभुज का कोई भी कोण समकोण हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, यदि त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्नावली 5.6 निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 8.7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तो विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर तो समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज डी ई एफ जिसमें एम
कोण डी बराबर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एक्स वाई जेड जिसमें एम वाई बराबर 90 और एक्स वाई बराबर वाई जेड तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एल एम एन जिसमें एम एल एम कोण एल बराबर 30 डिग्री, कोण एम बराबर 70 डिग्री और एम कोण एन बराबर 80 डिग्री तो न्यून कोण त्रिभुज है। त्रिभुज के माप समान लंबाई की 3 भुजाएं समबाहु त्रिभुज, समान लंबाई की 2 भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं विषमबाहु त्रिभुज, 3 न्यून कोण तो न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, 2 बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण और विषमबाहु त्रिभुज, अधिक कोण और समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु और न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण और विषमबाहु त्रिभुज। माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं। क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? 3 माचिस की तीलियां, 4 माचिस की तीलियां। यह संभव नहीं है क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। 5 माचिस की तीलियां, हाँ बन जाएगा। 6 माचिस की तीलियां, 6 बन जाएगा। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों ओर अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 त्रिभुजों को मिलाकर एक चतुर्भुज बनता है। त्रिभुज के प्रकार समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार समानांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे BC और AD, AB बराबर CD तो AB समांतर चतुर्भुज है CD के। AD बराबर BC तो AD समानांतर चतुर्भुज है BC के। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं अर्थात कोण A, कोण C, कोण B, कोण D। संलग्न कोण संपूरक होते हैं। कोण A, कोण D बराबर 180 या कोण A, कोण B बराबर 180। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अर्थात कोण OD बराबर OB, OD बराबर कोण OB, कोण AO बराबर OC। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं।
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण P, कोण R, कोण L, कोण Q, कोण S संलग्न कोण संपूरक होते हैं, अर्थात कोण P प्लस कोण S बराबर 180, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कोण POS, कोण SOR, कोण ROG, कोण PQOP 90 डिग्री एवं PO बराबर OR, QO बराबर OS। क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। परिमाप 4 गुणे भुजा। आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में एवं समांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। ऐसे सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक कोण दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC बराबर BD एवं AO बराबर OC, BO बराबर OD। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। विकर्ण लंबाई कर्ण में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर वर्ग ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो एवं प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। चारों कोण समकोण होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अथवा भुजा गुणे भुजा। परिमाप 4 गुणे भुजा। विकर्ण भुजा गुणे कर्ण में 2। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे AD बराबर AD समलंब BC। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। प्रश्नावली 5.7 सत्य असत्य। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य है। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, सत्य है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, सत्य है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, गलत है। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, असत्य है। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। हाँ, क्योंकि इसके सभी कोण समकोण होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि इसके आयत को समांतर चतुर्भुज समझा जाता है। हाँ, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। डी वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। हाँ, क्योंकि इन सब में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। हाँ, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों।
क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? हाँ, वर्ग एक समचतुर्भुज है। भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज। भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षड्भुज, अष्टभुज। प्रश्नावली 5.8 जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। तो पहला, यह आकृति बंद नहीं है इसलिए यह बहुभुज नहीं है। एक 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। यह और डी दोनों बहुभुज नहीं है क्योंकि ये भुजाओं से नहीं बने हैं। प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज और अष्टभुज। इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। एक सम षड्भुज का एक रफ चित्र बनाइए। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन, यानी कि षड्भुज है। तो त्रिभुज AEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक सम अष्टभुज का एक रफ चित्र खींचिए। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। ABCDEFGH एक अष्टभुज और CD और GH एक आयत है। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती हैं। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। ABCDEF एक पंचभुज है और AD और AC, BD और BE इसके विकर्ण हैं। प्रश्नावली 5.9 निम्न का सुमेल कीजिए। शंकु, गोला, बेलन, घनाभ, पिरामिड। इन आकारों में से प्रत्येक के 2 और उदाहरण दीजिए। निम्न किस प्रकार के हैं? आपका ज्यामिति बॉक्स घनाभ, एक ईंट घनाभ, माचिस की डिब्बी घनाभ, सड़क बनाने वाला रोलर बेलन, एक लड्डू गोला। अध्याय 6.1 पूर्णांक। पूर्णांक 0 से छोटी संख्या तथा उस संख्या के आगे माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया हो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये 0 से इधर की जो है ऋणात्मक संख्या है और इधर की धनात्मक संख्या है। इन संख्याओं के जब हम दाईं ओर एक कदम चलते हैं तो हमें उस संख्या का परवर्ती यानी सक्सेसर, तथा जब हम बाईं ओर चलते हैं तो पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर प्राप्त होता है। जैसे -3 का परवर्ती -2 है और पूर्ववर्ती -4 है। 5 का परवर्ती 6 है, पूर्ववर्ती 4 है। प्राकृत संख्याएं शून्य, पूर्ण संख्याएं अथवा ऋणात्मक पूर्णांक आदि सभी संख्याएं पूर्णांक हैं।
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक होता है। कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। भार में वृद्धि, भार में कमी। 30 किमी उत्तर दिशा, 30 किमी दक्षिण दिशा। 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी। 700 रुपये की हानि, 700 रुपये का लाभ। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं का उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, प्लस 2000 मीटर। और एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है, माइनस 800 मीटर। खाते में 200 रुपये जमा कराना, प्लस 200 रुपये। खाते में 700 रुपये निकालना, माइनस 700 रुपये। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। +5, +5, -10, 10, +8, +8, -1, -1, -6, -6। संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु D पूर्णांक 8 +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? F। क्या G एक ऋणात्मक बिंदु क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है? बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। B और E के संगत पूर्णांक। B बराबर +4, E बराबर -10। D, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? E बराबर 10, -10। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में लिखिए। DCBA, OH, GEF। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की नीचे दी गई है सूची। सियाचिन में 0 डिग्री से 10 सेंटीमीटर नीचे, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री ऊपर, +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री ऊपर, +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, -5 डिग्री सेल्सियस। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित कीजिए।
यहाँ शिमला हो गया, ये श्रीनगर हो गया, ये सियाचिन हो गया, दिल्ली हो गया, ये अहमदाबाद हो गया। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो सियाचिन। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। दिल्ली और अहमदाबाद। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? 2 और 9। 9 दाईं ओर स्थित है 2 के। -3 और -8, तो -3 दाईं ओर स्थित है -8 के। 0 और -1, 0 दाईं ओर स्थित है -1 के। -11 और 10, 10 दाईं ओर स्थित है -11 के। -6, 6 दाईं ओर स्थित है -6 के। 1 दाईं ओर स्थित है -100 के। नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते हुए क्रम में। 0 और -7 के बीच में -6, -5, -4, -3, -2, -1। -4 और 4 के बीच -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। -8 और -15 के बीच में -14, -13, -12, -11, -10, -9। -30 और -23, -29, -28, -27, -26, -25, -24। 8वां, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -19, -18, -17, -16। -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -11, -12, -13, -14। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। संख्या रेखा पर -8, -10 की दाईं ओर स्थित है, सत्य है। संख्या रेखा पर -100, -50 की दाईं ओर स्थित है। हम -100 की जगह -50 और -50 की जगह -100 कर देंगे, असत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, असत्य है। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, असत्य है। -25 पूर्णांक -26 से बड़ा है। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं तो हम किस संख्या पर जाएंगे? 2 पे। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? 1 के बाईं ओर चलते हैं, 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? 1 पर। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? हमें -8 की बाईं ओर चलना चाहिए। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? हमें -6 से दाईं ओर चलना चाहिए। योज्य प्रतिलोम है। अगर 3 + -3 = 0, 2 और -2 को जोड़ें तो हमें 0 प्राप्त होगा। ऐसी संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। प्रश्नावली 6.2 संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है
बराबर 8। -5 से 5 अधिक है 0, शून्य आएगा। 2 से 6 कम है -4। -2 से 3 कम है -5। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। 9 प्लस -6 बराबर 3। 9 प्लस 9 माइनस प्लस -6 तो 3 आएगा। 5 प्लस -11 -6 -1 प्लस -7 -8 -5 प्लस 10 +5 -1 प्लस -2 प्लस -1 -6 -2 प्लस 8 प्लस -4 -2 प्लस -4 प्लस 8 बराबर 8 -6 बराबर 2। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। 11 प्लस -7 11 माइनस प्लस माइनस माइनस 11 -7 बराबर 4। -13 प्लस 18 प्लस माइनस माइनस तो -13 प्लस 18 प्लस 5 -10 प्लस 19 प्लस 9 -250 प्लस 150 -100 -30 380 प्लस -270 तो प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस तो -650 -270 प्लस -100 -370 निम्नलिखित का प्रयोग कीजिए। 137 और -354 137 प्लस -354 प्लस माइनस माइनस तो -217 है -13 प्लस 18 तो प्लस माइनस माइनस तो +5 -52 और 52 प्लस माइनस माइनस 52 -52 0 -312 39 और 192 तो -81 डी -50 -200 और 300 तो +50। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। -7 प्लस -9 +4 प्लस 16 तो -7 प्लस -9 +4 प्लस 16
तो 20 और माइनस माइनस प्लस 9 7 11 नहीं 12 प्लस 4 होगा इससे आंसर 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। तो पहले माइनस माइनस वाला ऐड कर लेंगे और फिर इससे जोड़ देंगे। तो 37 -2 37 -2 65 -8 तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 73 हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 75 हो गया। तो प्लस 37 माइनस 75 माइनस 38 टू लर्न माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 घटाइए 35 माइनस 20 तो प्लस 15 72 माइनस 90 तो माइनस 18 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस तो 15 और 18 33 यानी प्लस 3 प्लस 3 माइनस 20 माइनस 13 तो माइनस माइनस प्लस तो 33 माइनस 33 ई 23 माइनस माइनस 12 तो 23 माइनस 12 प्लस 11 माइनस 32 माइनस माइनस 40 माइनस 32 प्लस 40 प्लस 8 रिक्त स्थानों को भरिए -3 प्लस -6 तो -9 होगा ये और ये -3 -6 +3 होगा ये तो ये बड़ा हो गया -21 माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस हो गया तो -11 है ये और ये -31 प्लस -11 तो -42 तो ये बड़ा हो गया 45 माइनस -11 तो +56 हो गया और ये 57 प्लस -4 तो +53 हो गया तो ये बड़ा है -25 माइनस 42 +17 हो गया और ये -42 -25 तो -17 हो गया तो ये ग्रेटर है। रिक्त स्थानों को भरिए -8 + 8 = 0 0 + 8 = 8 13 प्लस -13 = 0 तो यानी 0 - 13 = -13 12 प्लस -12 0 12 - 12 0 -4 + 8 प्लस -8 बराबर -12 यानी कि -12 + 4 -8 +5 - 15 बराबर -10 यानी -10 + 15 यानी +5 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए -7 -8 -25 तो 7 8 + 25 माइनस माइनस प्लस तो 17
प्लस 10 हो गया, -13 प्लस 32 -8 -1, -13 प्लस 32 -9, -13 प्लस 23 प्लस 10, -7 प्लस -8 प्लस -90, तो -7 -8 -9 90, तो प्लस माइनस 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 प्लस 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 होगा, तो 90 और 8 98, -7 -98 प्लस -109, 50 -40 -2, तो प्लस 50 प्लस 40 प्लस 2 90 प्लस 2 92, नोट 1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। इनमें माइनस वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक और प्लस वाली को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह हों तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। बड़ी संख्या का अभिप्राय उस संख्या से है जिसका संख्यात्मक मान अधिक हो, जैसे +4 प्लस माइनस बराबर +1 और -4 प्लस 3 तो -1।